Good morning, class 7. So, students, we are on chapter number 4, the Mughal Empire, and this chapter is related to our history portion. And we have done all the major rulers of this dynasty. We have done the Babur, we have done Humayun, we have done Akbar, we have also done Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. We have done all these major important rulers of this dynasty. Now, in this class, we will discuss the major administration. Major भी नहीं बोलेंगे, administration बोलेंगे. First of all, let me introduce with a book. This is a book, and in this book, we are going to cover three points here. We will cover central administration, provincial and revenue. अब देखिए, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से काम ये लोग कर रहे थे, ब्रिटिश सॉरी जो मुगल्स हैं वो किन्होंने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर. सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल. पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मनसबदार एक सेपरेट उसका टॉपिक बन सकता है, तो सेपरेट वीडियोस का आएगा. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल और रेवेन्यू, ये तीनों हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे. मनसबदार की डिटेल होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले पॉइंट्स हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई सेपरेट वीडियो फॉर दैट. नाउ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? द किंग वॉज द हेड ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. जो राजा है वो ही हेड होगा, वो आपके मिलिट्री से रिलेटेड सारे काम देखेगा. जो आम लोगों की जनता के कुछ काम है वो सारे के सारे देखेगा. काम करेगा इन द सेंस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सारा डिपार्टमेंट उसके अंदर है. बट सारा काम एक इंसान नहीं देख सकता, सो ही वॉज असिस्टेड बाय नंबर्स ऑफ ऑफिशियल्स. इट मीन्स दैट द king was assisted by so many officials. Mir Bakshi looked after the military administration. यहाँ पर नाम दिया है इन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पूरी की पूरी जो सेना वाला पॉइंट पार्ट्स हो जाते हैं वो किन्होंने देखा है? मीर बख्शी ने. आफ्टर दैट वजीर. वजीर हम किसे बोलते हैं? चेस में भी हम वजीर खेलते हैं. वजीर हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. जितना भी कलेक्शंस वगैरह होगा उनको कौन देखेंगे? वजीर देखेंगे. सदरी सुदूर, ये क्या करते हैं? ये ग्रांट्स एंड डोनेशंस के पूरे रिकॉर्ड को रखते हैं. खाने सामान क्या देखते हैं? रॉयल हाउस होल्ड से रिलेटेड सारे के सारे. तो यहाँ पर ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उन अकॉर्डिंग उनके डिपार्टमेंट्स को डिनोट किया गया. तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, राजा सभी का हेड है ही हमारा. नाउ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर को क्या किया गया है? 15 पार्ट्स में प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया है, जिसे हम सूबास बोलते हैं. इसको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है. एक बार हम सामने देखेंगे. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पैराग्राफ. Now, I'm explaining this portion to you with the help of this diagram. All right. So, the empire was divided into provinces. Okay, empire को किस में डिवाइड कर दिया गया? provinces में, जिसे हम सूबाज भी बोलते हैं. तो कितने provinces में डिवाइड किया है? 15 provinces में. each सूबा each सूबा was governed by सूबेदार. इनको कौन किसके अंडर में है? ये सारे के सारे सूबे सूबेदार के अंदर में. वापस आते हैं. ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. जैसे स्टेट को हम डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, वही बात है. आपकी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया है, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में. वही पॉइंट्स है. सूबास को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्ट्स इनटू परगना. ओके, जैसे जिलों में भी हम लोगों ने पंचायतों में डिवाइड कर दिया, वो वाली है. अब यहाँ पर बात करें, अ नंबर ऑफ विलेजेस मेड अप ऑफ परगना. बहुत सारे विलेजेस मिलके एक परगना बनाते हैं. तो हमने क्या किया? सबसे पहले आपका इंडिया हो गया, फिर उसके बाद स्टेट्स हो गया, फिर उसके बाद उसके सब 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 मतलब ऑल नहीं, सब मीन्स सम पार्ट्स, सब मेजर. उसके हम लोगों ने पार्ट्स 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 करते गए हैं. एम्पायर प्रोविंसेस में या फिर सूबे में, सूबे को कौन देख रहे हैं? सूबेदार. After Suba district, then Pargana, and then village. So I hope you all have understood this division. I'm again repeating: provincial administration. The empire has been mainly divided into 15 parts, and each Suba was divided into districts, and यहाँ पर each आ जाएगा. Each districts were divided into Parganas, and a number of Parganas. A number of a number of village made up of parganas
बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक परगना बनता है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट पॉइंट। ऑफिसर इन चार्ज यहाँ पर कौन होंगे? कोतवाल होंगे, हु परफॉर्म बोथ सिविल एंड पुलिस ड्यूटीज। उनका काम क्या है? ही कॉट क्रिमिनल्स, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन और वी कैन से इन द सिटी, कोई भी इलाका हो। उनका काम क्या है? कीप चेक ऑन वेट्स एंड मेजर्स एंड मेड अ लिस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया अंडर हिज ज्यूरिडिक्शन। जो उनके अंडर में रह रहे हैं, मतलब जितना इलाका उनको मिला हुआ है, जितने लोग उसके अंदर रह रहे हैं, उन सभी की इंस्पेक्शन करना, उन सभी को मेजर करना। अब उनका नाप नहीं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लिस्ट बनानी है उनकी, ताकि अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके और लोगों की नीड्स को भी पूरा किया जा सके। जब हमें पता होगा कि हमारे एरिया के अंदर कितने सारे लोग रहते हैं, तो हम और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई। So we have discussed this diagram. Now we are moving forward to revenue system. So revenue का मतलब tax collection होता है. Revenue means the main source of revenue was the land tax paid by the peasantry. सबसे main revenue source क्या है उनका? जो कि किसान है, वो किसान एग्रीकल्चर या लैंड सरफेस एरिया उन्होंने जितना भी उसमें से कल्टीवेट किया है, उसमें से रेवेन्यू अगर आ रहा है तो वो सबसे बड़ा परसेंट था लैंड रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू का परसेंटेज था। पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, हेडमैन और लोकल chieftain रेफर्ड एज जमींदार। दे वर सॉरी राजा टोडरमल अकबर्स। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो किसके अंडर में काम कर रहे हैं? पीजेंट्स पेड करते थे रूरल एलाइट्स को, जिनके पास ज्यादा पावर थी, जिन्हें हम जमींदार और हेडमैन भी बोलते हैं। राजा टोडरमल, हियर इज द पिक्चर ऑफ राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन थे? अकबर की रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर कोर्ट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे। दैट्स वाई यहाँ पर उनका नाम आया है। इंट्रोड्यूस अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड टोडरमल्स बंदोबस्त। इन्होंने एक नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम के अंदर क्या है? अंडर दिस सिस्टम लैंड वाज मेजर्ड। सबसे पहले लैंड को नापा जाता है। उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, गुड, मिडिल और बैड। अगर जमीन अच्छी है, जमीन ओके ओके है, एंड जमीन बुरी है। लैंड रेवेन्यू उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अगर वो अच्छी है तो उस हिसाब से उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, अगर वो मीडियम है तो उस हिसाब से उसका टैक्स लगेगा, और अगर वो कम फर्टाइल है तो टैक्सेस कम लगेंगे। सो रेवेन्यू फिक्स एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी उगाए, जितना भी कल्टीवेट किया जाता है, उसका 1/3 आप किसको देंगे? 1/3 आप राजा को देंगे, मुगल रूलर को देंगे। आप could be paid in cash or in kind. Now, revenue from trade was much less compared to land. Trade carried China, Central Asia, and Europe. The revenue trade was much less compared to the land. Items जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे थे बाहर, वो की जो है आपके यस, वेट फॉर अ वाइल। यहाँ से हम एक बार वापस से रीड करते हैं दैट दिस पॉइंट इज ऑन पेज नंबर 38। द रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड, जो कि लैंड सब ट्रेड से जो जितना भी रेवेन्यू आ रहा था, बाहर से आप ट्रेड कर रहे हो, सामान को ला रहे हो, सामान को बेच रहे हो, तो इस वजह से वॉज मच लेस कंपेयर टू लैंड ट्रेड। चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोपियन कंट्री से हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सामानों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, इंडिगो हो गए और सॉल्ट पेट्रोल हो गए। Now, Todermal carried out a survey of crop yield prices and areas cultivated for 10 year आएगा यहाँ पर 10 year पीरियड। 10 साल तक। यहाँ पर एक बार मैं करेक्शंस भी कर देती हूँ। यस, तो यहाँ पर जो टोडरमल है वो एक सर्वे कैरिड आउट अ सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, prices and areas cultivated for 10 years period of data fixed on each crop. Now what do you mean by this paragraph? हमने ये देख लिया कि रेवेन्यू ट्रेड से भी लिया जाता था, बट इट वाज लेस कंपेयर टू लैंड। ट्रेड बहुत जगह हो रहा है, स्पाइसेस, इंडिगो, सॉल्ट पेटर, टेक्सटाइल्स, ये सब भी ट्रेड की जा रही है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो टोडरमल है वो एक सर्वे करते हैं। उस सर्वे में वो क्या करते हैं कि जो भी एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 10 साल में उस लैंड सरफेस एरिया की कंडीशन कैसी रही, वहाँ पे कैसा लैंड सरफेस एरिया था, वहाँ पे किस तरीके के क्रॉप्स उगाए गए, इन सभी को देखते हुए उन्होंने एक सर्वे किया। और उसके बाद
पीरियड ऑफ डाटा टैक्स फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप। उसके बाद वो लेके आए अपना ये जब्त सिस्टम, हम जिसे बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टैक्सेशन सिस्टम। कैसे भी रैंडमली उन्होंने टैक्स नहीं लगाया। 10 साल में जैसी उस लैंड सर्फेस एरिया की कंडीशन थी उसको देखा, क्रॉप यील्ड प्राइसेस, एरिया कल्टीवेटेड फॉर 10 ईयर्स पीरियड, 10 ईयर पीरियड तक का टाइम देखा। उसके बाद वहां पर उन्होंने टैक्स को फिक्स किया था। each province revenue each province was divided into revenues और कुछ circles with its own rate for individual crops। अब देखो उन्होंने क्या किया, सर्कल्स में, जैसे इस ये पूरा एक सर्कल है तो इसमें से इस एरिया में बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, तो क्या किया, इंडिविजुअल सर्कल्स एक तरीके से बना दिए, जिसमें हम लोग, जिसे हम जब्त सिस्टम बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को अब जब्त सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने 10 साल तक एक लैंड सरफेस एरिया में कल्टीवेशन की टाइम पीरियड देखा, लैंड सरफेस एरिया की फर्टिलिटी देखी, ये सारी चीजें देखने के बाद हम वहां पर टैक्स लगा रहे हैं, वो जब्त सिस्टम है। नाउ व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस सिस्टम वाज प्रेवलेंट दोज एरियाज मुगल एडमिनिस्ट्रेट कुड सर्वे द लैंड। जहां पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे कर सकते हैं वहां पर ये सर्वे लगवाया जा रहा है, यहाँ पर ये जो जब्त सिस्टम है वो करवाया जा रहा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन गुजरात एंड बंगाल, बिकॉज जो मुगल एम्पायर हम दिल्ली आगरा मेजर जगह देख सकते हैं, पर जैसे गुजरात आपके बॉर्डर वाले इलाके हो जाते हैं, वेस्ट बंगाल, वहां पर उनकी पहुंच इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पर गुजरात और बंगाल में जो सर्वे है वो अच्छी तरीके से, बहुत सारे और भी अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्यों नहीं हुआ था। नाउ अब इस जब्त सिस्टम की वजह से होता क्या है, जमींदार पावरफुल हो जाते हैं एंड रिबेल अगेन मुगल अथॉरिटी। अब जमींदार के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द पीजेंट्स, और वो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ ही अपना आवाज उठाने लग जाते हैं ऑन अकाउंट ऑफ एक्सप्लोटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि उनका ये मानना था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन उनका एक्सप्लोटेशन करें। धीरे धीरे ये पीजेंट्स रिवोल्ट कॉमन हो जाते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद। सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू एक राजा टोडरमल रेवेन्यू सिस्टम, जो कि अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वो एक सिस्टम लेके आए जिसके हिसाब से उन्होंने जमीनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसके हिसाब से वो 10 साल तक पहले देखेंगे कि कैसी जमीन है, उस हिसाब से उन पर टैक्स लेंगे। ये उनका जब्त सिस्टम वाला एक पूरा क्राइटेरिया था। उससे पहले हम लोगों ने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है। And the next class we will discuss the zamindari system, which we have a kind of briefly discuss in this class. We'll discuss in detail Mansab Das in the next class. So that's about today's class. Thank you.